हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेसिक में सैंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है वो है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p is equal to ab square and q is equal to aqb, then a and b is being prime numbers, then LCM PQ is, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन सा है p एंड q। अब p के जो इंटीजर्स हैं वो a b स्क्वायर और q की जो है वो a क्यूब b है। तो कह रहा है कि उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। मान लीजिए कोई नंबर पहले से लिखा हुआ है 15 एंड 20, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसके जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से होंगे? 3 मल्टीप्लाई 5 और इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और इसमें एलसीएम जब निकालना होगा मतलब लोएस्ट कॉमन नंबर सॉरी मल्टीपल्स, तो ये 3 वन टाइम है जिसको 3 लिखते हैं, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे दोनों जगह है, तो इसको हम लोग एक ही टाइम में लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है। ये हो गया इस तरह से, ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक इस तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है p का a b स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, और q का a क्यूब b मतलब a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने बताया जो है सेम नंबर पहले उसको भी लिखेंगे, और जो सेम मतलब कॉमन है उसको तो लिखा ही जाएगा वन टाइम, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा है? जैसे यहाँ पे a है तो हमने a लिख लिया, एक जो बचा है उसको भी लिखना है, ये दो a बचे हुए हैं उसको भी लिखना है, a मल्टीप्लाई a। फिर इसके बाद ये b जो है कॉमन था इसको हमने लिख लिया, और जो बच गया है b उसको भी लिखना है। तो फिर ये क्या होगा? ये देखिए जब भी मल्टीप्लाई होता है, सेम अल्फाबेट का मल्टीप्लाई होता है तो वो पावर में हो जाता है ना। देखिए a मल्टीप्लाई a है, मतलब ये क्या हो गया a पावर 3, या फिर a क्यूब, और यहाँ पे 2 टाइम b का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हो गया अपना आंसर, और ये आंसर है a क्यूब b स्क्वायर, आंसर नंबर 3। ये था एलसीएम इंटीजर्स p एंड q का। आइए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। मतलब ग्रेटेस्ट कह रहा है, ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट की बात कर रहा है, तो वह पूछ रहा है एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के बारे में कह रहा है क्वेश्चन। ये देखिए, और कह रहे हैं एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद मतलब इससे 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 या इससे किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नंबर एग्जैक्ट नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए, उसमें डेसिमल नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर। ठीक, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। मतलब जो भी नंबर एचसीएफ करने के बहुत से मेथड है, एक हम लोग इस वाले मेथड से लगाते हैं, डिवीजन मेथड से। 91 को डिवाइड करते हैं 52 से, 91 को 52 से डिवाइड करना है वन टाइम में, 52 9 3, 52 वन टाइम 39 13 39 सॉरी 39, ये हो गया डिवाइड। आंसर क्या आया? 13 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहा है तो हमने बताया डेसिमल में नहीं आना चाहिए आंसर। इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये जो होगा वो डेसिमल में आ जाएगा, और इस नंबर से डिवाइड करेंगे इसको तो फिर भी डेसिमल में आ जाएगा। इस नंबर से डेसिमल में ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, लेकिन ये वाले नंबर से ये डेसिमल में तो नहीं आएगा, ये वाला नंबर डेसिमल में आ जाएगा। तो ठीक, ये वो ऐसा नंबर है एग्जैक्ट नंबर, ये वो ऐसा एग्जैक्ट नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, और इससे डिवाइड करने पे नंबर भी एग्जैक्ट आएगा, मतलब डेसिमल में नहीं आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। मतलब जीरो पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक जो दिया है वो क्या है? मतलब p
px या फिर qx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अब यहाँ पे x की जगह पे ये लिखना है जो दिया हुआ है, वो दिया है क्वेश्चन में 2, मतलब p2 सभी x की जगह पे क्या लिखना है 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस k। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 10 प्लस k। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 मतलब P2 इज इक्वल टू 0। तो इस P2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 प्लस k, जो इससे पहले वाले स्टेप में सॉल्व किए। तो 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये देखिए इस साइड जो 10 है वो प्लस में है, अगर इस साइड जाएगा तो k इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम लोग इस तरह से px या फिर qx के थ्रू लिखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है graphically the pair of equation given by 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, comma 2x minus y plus 9 is equal to 0 represents two lines which are। कह रहा है कि ग्राफिकली दो इक्वेशन दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि बताइए वो कौन से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन जो है पहला 6x minus 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसको लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे 1 1 लगाने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाती है 6 और b1 की वैल्यू आ जाती है, b1 के साथ ये जो माइनस में लगा हुआ है तो हम लोग सिंबल के साथ भी लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ -3 और c1 जो है वो है 10। ठीक इसी तरह से दूसरे वाले इक्वेशन को भी लिखना है। दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको लीनियर इक्वेशन a2x, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा गया था, यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि ये दूसरा इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा, हमने बताया यहाँ पे सिंबल के साथ लिखना है, तो यहाँ पे भी सिंबल आ जाता है, लेकिन इसके पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। मतलब जो भी अल्फाबेट अकेले लिखा होता है उसके सामने कोई ना कोई नंबर होता है और वो होता है 1। ठीक, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हिडन है, तो यहाँ पे हो गया -1, c2 की जगह पे 9। अब इस वाली जो आपने ये निकाल रखा है वैल्यू a1 b1 और c1 का, यहाँ के साथ कंपेयर करना है। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 निकाल रखा है हमने 6 और a2 की जगह पे 2, इसे हम लोग क्रॉस करेंगे, कैंसिल करने पे आता है 3। ठीक इसी तरह से b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, b1 की जगह पे -3, b2 की जगह पे -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, t हो जाता है 3। इसी तरह से c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, c1 की जगह पे 10, c1 की वैल्यू 10 है और c2 की वैल्यू है 9। इसमें कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो एक दूसरे को डिवाइड कर सके। ठीक, तो अब आइए देखते हैं हम लोग a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे देखिए a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, a1 b1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, इसकी वैल्यू जो है वो 3 है, और a2 b2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो भी 3, और लास्ट में c1 c2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 10/9। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये वाला इसके बराबर
नहीं है, क्योंकि ये 10/9 आ जाए। अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो पहला वाला ऑप्शन कहता है ऑप्शन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अगर ये इक्वल ना होता तो ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन सही होता। आप लोग ग्राफिकल लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स में आप लोग पढ़े होंगे उस चैप्टर में, उसमें पढ़ाया गया होगा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो फिर वो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग मतलब कहीं ना कहीं काट रही है एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल के बजाय इक्वल है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन पहले से ही गलत हो गया। ठीक, अगली लाइन आती है वो है कोइंसिडेंट वाला। अब इसमें क्या होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मतलब अगर सब इक्वल है तब तो ये वाला भी सही होता, लेकिन सब इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए C1/C2 का वैल्यू जो है इनके बराबर नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो बचता कौन सा है, ये वाला नियम फॉलो करता है, मतलब A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, therefore these two lines are parallel। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स, देन कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, इस रूल्स को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया हुआ है x² + 4x + k = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 4x + k = 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1, क्योंकि इसके पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। हमने बताया अल्फाबेट के पहले अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो वहां पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1। और b की वैल्यू जो होगी b = 4 एंड c = k। अब यहाँ पे आते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा है, उस पे बताया गया 3 रूल्स होते हैं उसके। d जब 0 से बड़ा होता है तो फिर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब रूट्स जो होते हैं रियल और अनइक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। अगला d = 0 कब, जब रूट्स जो होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। और d की वैल्यू जो होती है वो लेस हो जाती है 0 से, कब, जब रूट्स जो होता है वो इमेजिनरी होता है। यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है रूट्स जो है वो इक्वल एंड रियल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो है वो क्या है, d = b² - 4ac। तो b², अब ये d आपने पहले से बना रखा है कितना, 0, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0 = b की वैल्यू आपने निकाल रखा है कितना, 4। 4² माइनस 4 की जगह पे 4 ही रखेंगे, a की जगह पे क्या निकाल रखा है, 1 मल्टीप्लाई c की जगह पे k। अब 4 4 जा 16 माइनस 4 1 जा 4 k। अब ये इस साइड में माइनस में है, इधर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 4k = 16। अब k यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 और k का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 16 / 4 = 4। मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। यहाँ पे
इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो आता है उसमें क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। यहाँ पे लिखा है रियल एंड इक्वल रूट्स। हमने बताया डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 0 होगा कब, जब रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए रूट्स जो है वो क्या है, रियल और इक्वल। इस वजह से ये k की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 4।